नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्या टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी खबर यूपी से है, जहां हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। बात तीसरी खबर की करेंगे, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। सराफा व्यवसायी से सरेआम असलहे के बल पर लूट हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिर नजर डालेंगे चौथी खबर पर, जो कि राजधानी से है, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जिस कारण अक्सर सड़क जाम और हादसे हो रहे हैं। आखिरी में रुख करेंगे पांचवी खबर की तरफ, जहां आयकर विभाग ने ज्वालापुर स्थित बसंत विहार कॉलोनी के बीड़ी कारोबारी के घर छापा मारा है, जिसके साथ ही आयकर विभाग सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर अब सियासत गर्मा गई है। मामले में विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर हमलावर हो गई हैं। टीम इंडिया की हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे डाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह मैच गुजरात में हुआ, इसकी जगह लखनऊ में हुआ होता तो टीम को आशीर्वाद बहुतों का मिलता। एकाना नाम है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से रहा नहीं गया और स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। अगर मैच यहां होता तो भगवान और अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद मिलता। पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता। टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता, क्योंकि एकाना नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। प्रियंका मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, अब जो वर्ल्ड कप में हार हुई थी वो निकल के बाद पनौती तक आ गई है। पीएम मोदी को पनौती बोल दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। जी बिल्कुल स्वीटी, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं खेल से लेकर ये बात अब सियासी मैदान तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए नजर आए और पनौती का इशारा करके जनता के बीच उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश की है। साफ है, यहाँ पर उनका कहना है कि तमाम एजेंसियां तो नहीं कहेंगी, लेकिन जनता सब जानती है। एक तरफ राहुल गांधी इस मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में पहुंचने को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और पनौती बता रहे हैं। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भी इसी तरह का बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गुजरात की बजाय अगर ये मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुआ होता तो बहुतों के आशीर्वाद मिलते, भगवान विष्णु के साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी का और साथ ही साथ जनता का भी आशीर्वाद मिलता और शायद मैच जीत चुके। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा भी कई लोग इस बयान को लेकर और इस मैच को लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। संजय राउत का भी इस पर बयान सामने आया है और संजय राउत ने भी कहा है कि अगर ये वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ होता तो शायद हम जीत गए होते। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये मैच है जिसको लेकर लगातार करारी हार के लिए एक तरफ टीम का विरोध हो रहा है तो कहीं ढांढस भी बधाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी अब तेज हो चुकी है और जिस तरह से बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधी तौर पर इस मैच को लेकर निशाना साधा जा रहा है।
प्रियंका, ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब पीएम मोदी राजस्थान में रैली करने के लिए गए थे तो कांग्रेस के जो नेता है यानी कि राहुल गांधी उनको मूर्खों का सरदार बताया था और उसी का कटाक्ष करते हुए उनको पनौती कह के पुकारा गया है। जी बिल्कुल स्वीटी, 2024 का चुनाव अब नजदीक है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में चल रहे हैं, होने हैं, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी की ओर इशारा करके मूर्खों का सरदार उन्हें बताया था, इस बयान को कहीं ना कहीं उसका जवाब भी माना जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता हाल ही में बहाल की गई है, लेकिन एक बार फिर से धीरे धीरे इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि आगे सियासी गलियारों में हलचल के साथ ही साथ इस तरह के शब्द भी देखने को मिल रहे हैं। देखना ये होगा कि ये शब्दों की जो पैतरेबाजी है ये और आगे कहां तक जाती है। एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना आता है, दूसरी तरफ से राहुल का पलटवार आता है और अब सपा सुप्रीमो भी इस खेल में शामिल हो चुके हैं। संजय राउत का भी बयान आया है। देखना है कि 24 तक इस मुद्दे को और कितना खींचा जाता है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच हारने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये मैच और कब तक चलता है। जी बिल्कुल प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो मंगलवार को सामने आई, जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसके जरिए मजदूरों के लिए खाने में खिचड़ी और पानी भेजा गया था। इस पाइप में एक कैमरा भी डाला गया, जिससे वीडियो सामने आया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने सुरंग के अंदर एक 6 इंच का पाइप डाला था, जिसके जरिए मजदूरों तक खाना भेजा गया। वही मजदूर किस हालात में हैं, उनकी तबीयत कैसी है, ये जानने के लिए इसी पाइप से एक एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भी भेजा गया, जिसमें सारे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। इस टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बात भी की और उनका हौसला भी अफजाई किया। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि चारों दिशाओं से कोशिश किया जा रहा है कि ड्रिलिंग का काम हो। किस तरीके से, पहले तो सबसे बड़ा संकट यही है कि किस तरीके से ये जो ड्रिलिंग की मशीन है उनको ऊपर ले जाया जाए। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि पहले रास्ते को समतल किया जाएगा। क्या है मौजूदा स्थिति, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार के जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्य कर रही है, उससे ये मुमकिन है कि वहां तक कच्चा रास्ता बन जाएगा। कभी अगर बात की जाए तो 80% से अधिक जो रास्ता है बीआरओ ने बना लिया है, क्योंकि ऊपर से जो ड्रिलिंग होनी है, ऐसा माना जा रहा है कि आज रात तक वो ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और जो वर्टिकल ये पूरी ये वर्टिकली ड्रिलिंग होगी, उससे कहीं ना कहीं जो मजदूर है उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर जो मुख्य जो ड्रिलिंग चल रही है, जो हॉरिजॉन्टली चल रही है, 16 तारीख से पूरी जो अमेरिकन ऑगर मशीन से जो टनल का काम चल रहा था, उसमें कभी 22 मीटर तक खुदाई हो चुकी थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है और जो 34 मीटर तक पूरा टनल की खुदाई हो चुकी है। ये माना जा पूरी जो खुदाई है हॉरिजॉन्टली होनी है सिलक्यारा से टनल की तरफ से, तो वो करीब माना जा रहा है 60 मीटर की है। इसमें से 34 मीटर हो चुका है। इसे भी एक विकल्प माना जा रहा है। अगर ये मशीन इसी तरह चलती रही तो ये एक्सपर्ट का कहना है कि 2.5 से 3 दिनों तक ये पूरी खुदाई हो जाएगी, क्योंकि बार बार वेल्डिंग भी करनी पड़ती है, जिसके कारण 2 से 3 घंटे ऐसे में जाते हैं। अगर कंक्रीट बीच में आ जाता है तो मशीन को फिर दोबारा बाहर निकाला जाता है और उसके बाद मजदूरों को अंदर भेजा जाता है और करीब इस प्रोसेस में भी 5 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी विकल्प या माफ कीजिएगा कोई भी परेशानी नहीं आई, अगर जो हॉरिजॉन्टली काम चल रहा है सिलक्यारा से, तो करीब 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे। अगर बीच में अटन आती है तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर इससे ज्यादा अधिक दिन भी लग सकते हैं। वहीं अगर बरकोट से बात की जाए, बरकोट से फिलहाल जो टनल है वो कनेक्ट होती थी जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, फिलहाल वो पूरी टनल बनी नहीं थी, वहां से भी ब्लास्टिंग की जा रही है। जल्द से जल्द वहां से भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ऊपर से बात की जाए तो ऊपर से ये माना जा रहा है कि जो 1200 मीटर की सड़क बननी थी वो बीआरओ ने कंप्लीट कर ली है। अब जल्द से जल्द जो मशीनें हैं वो वहां तक पहुंचाई जा रही है। ये माना जा रहा
है कि रात तक वो मशीनें वहां पर पहुंच जाएगी और जो काम है, ड्रिलिंग का काम है, जो टनल बनाया जाएगा ऑगर मशीन से, वो वहां पर शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो राहत की बात है मजदूरों के लिए वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से सुबह जो एंडोग्राफी जो कैमरा है वहां पर अंदर गया, जिस तरह से मजदूरों के अंदर जो खुशी देखने को मिली, क्योंकि 10 दिन तक ऐसा लग रहा था कि जो मजदूर है वो जीवित है कि नहीं है, ये आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आई है कि जिस तरह से वो मजदूर स्वस्थ नजर आ रहे हैं, फिलहाल जीवित नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है और उनके अंदर भी विश्वास जग चुका है कि जो बाहर की जो एजेंसियां हैं, जो बाहर की जो सरकार है, उन्हें जल्द से जल्द बचा लेगी। जी ऊपर से चूंकि खुदाई होनी है, तो अगर ऊपर से खुदाई हुई तुषार, तो उस समय तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि खुदाई में तो पत्थर भी ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, मलबा और इकट्ठा हो सकता है। तो क्या ये डिसीजन सही है? ठीक है, डीआरडीओ की तरफ से 2 जो रोबोट्स आए हैं उनका काम ही यही है कि वो अंदर के जो मटेरियल है उसे चेक किया जाए और ये देखा जाए कि कहाँ से जो टनल है वो बनाया जाए। साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी आज पूरा सर्वे किया गया उसके आसपास के टनलों में कि किस तरह की जो स्थिति है, कि अगर हम ऊपर से टनल करते हैं या फिर ऊपर से टनल बनाते हैं तो किस तरह की जो स्थिति होगी। अगर मैं बात करूं विश्व प्रसिद्ध जितने भी टनल रेस्क्यू हुए हैं, चिली में एक बहुत बड़ा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है चिली, वहां पर एक बड़ा कहा जा सकता है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। उसे भी ऊपर से ही लोगों को वर्टिकली मतलब माना जा सकता है ऊपर से ही ड्रिलिंग करके उन्हें निकाला गया था। ऐसे में ये विकल्प बहुत अच्छा है क्योंकि विश्व भर के जो विशेषज्ञ हैं, जो टॉप विशेषज्ञ है, टनल विशेषज्ञ, वो वहां पर पहुंचे हैं और वो भी जायजा ले रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी गलती अब सरकार से होगी। तमाम जो टॉप ऑर्डर्स के टनल एक्सपर्ट्स हैं वो वहां पर हैं और सब जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से। जी बिल्कुल तुषार, अब उस दिन का इंतजार है जब ये सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी, अलीगढ़ हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी, लखनऊ सहारनपुर में भी लगातार छापेमारी की जा रही है और अलग अलग इलाकों में छापेमारी हो रही है। बता दें कि अब पूरा काम जो है वो एसटीएफ को सौंप दिया गया, आगे की कार्रवाई वो कर रही है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लगातार छापेमारी हो रही है। खाद्य विभाग की छापेमारी हो रही है, अलीगढ़ हो, हरदोई हो, सहारनपुर हो, लखनऊ हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पे छापेमारी अभी भी जारी है। और सहारनपुर से 116 किलो दाल भी यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड का मिला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तुरंत इसको रोक दिया गया है। और यूपी में खाद्य विभाग ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी की है। लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई और सहारनपुर सहित कई जगह पर छापेमारी चलाई गई है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां खाद्य विभाग का एक्शन नजर आ रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, दूसरी तस्वीर सहारनपुर से है, तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरदोई से सामने आ रही है और चौथी तस्वीर अलीगढ़ से है, जहां पे लगातार छापेमारी हो रही है। खाद्य विभाग के कई अधिकारी इन दुकानों में पहुंचे हैं। ये मार्ट है जहां पे गए हैं और ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां से शुरुआत की गई है। उसके बाद छोटी छोटी दुकानों पर पहुंचा जाएगा और छापेमारी आगे बढ़ाई जाएगी। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी की गई और जिसके साथ ही सहारनपुर में खाद्य विभाग एक्शन मोड में नजर आए, जहां से जियो मार्ट में 116 पैकेट दाल और चना जब्त किया गया है। सहारनपुर यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी हुई है। अलीगढ़, हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी की गई है। देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड मीट और अन्य उत्पादनों पर रोक लगाने के बाद आज सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी हलाल प्रोडक्ट पर छापेमारी करने का अभियान शुरू कर दिया है। आज सहारनपुर में वी मार्ट से 116 किलो हलाला प्रोडक्ट से बनी दाल को जब्त किया गया। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने हलाल प्रोडक्ट पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए अपने प्रयास शुरू किए हैं, उससे व्यापारियों में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चूँकि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए कोई भी व्यापारी संगठन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जिला अधिकारी सहारनपुर की पहल पर सहारनपुर में वी मार्ट के बड़े शोरूम से 116 किलो प्रतिबंधित दाल जो हलाला प्रोडक्ट से बनी हुई थी, उसको जब्त करने का काम किया गया है। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो लखनऊ सहारनपुर में भी छापेमारी लगातार की जा रही है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी लगातार जारी है। खाद्य विभाग के अधिकारी अलग अलग जगह पर जाकर छापेमारी कर रहे हैं। और बता दें कि सहारनपुर से कुछ ऐसे पैकेट्स मिले हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड है, जिनको अपने कब्जे में ले लिया गया है, जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। और बता दें कि इस मामले पर अब तेज जो है वो जाँच हो चुकी है। मोहम्मद शहनवाज ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, बात की जाए तो क्या अपडेट है, कितनी ऐसी जगह है जहां पे छापेमारी मौजूदा समय में भी चल रही है? देखिए, जब से यूपी में मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाई गई है, तभी से एफएसडीए की टीम लगातार अलीगढ़ शहर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो भाई कहीं ना कहीं आज एफएसडीए टीम ने एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट के नेतृत्व में शहर के 3 जगह पर छापेमार कार्रवाई की है। पहला तो मैरिज रोड गीतांजलि मेगा पार्क में छापेमार कार्रवाई की गई, जबकि वहां पर किसी प्रकार का भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं पाया गया। जिसके उपरांत तो जोधपुर और रेल रोड जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े दुकानों में और जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वहां पर लगातार एफएसडीए टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। आज अलीगढ़ के अंदर लगभग एफएसडीए टीम ने 4 से 5 जगह छापेमार कार्रवाई की, जिसके पर अभी तक उनको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला जिस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हो। तो वही कहीं ना कहीं एफएसडीए टीम के द्वारा चेतावनी दी गई है, अगर कोई भी शॉपिंग मॉल वाला या दुकानदार हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कार्रवाई अभी तक हुई है, लेकिन कोई भी हलाल सर्टिफाइड से जुड़ी हुई चीजें नहीं मिली है। ठीक है, शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए सहारनपुर से। शरद, 116 किलो यहाँ पे दाल और चना मिला है जो कि हलाल सर्टिफाइड से ताल्लुक रखता है। जांच कितनी आगे बढ़ी है, क्या नया अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सहारनपुर प्रशासन ने आज सुबह से ही विभिन्न मार्टों में बड़े बड़े जितने भी शोरूम हैं, डी मार्ट है, ई मार्ट है, जितने भी मार्ट सहारनपुर में हैं, सभी में छापेमारी की थी। और जियो मार्ट में जो है जिला प्रशासन ने 116 किलो दाल और चना जो है वो पकड़ा है। और जियो मार्ट के जो कंपनी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज भी किया गया है। तो सहारनपुर में ये पहला ऐसा केस है उत्तर प्रदेश में जहां पर जो है हलाल सर्टिफाइड उत्पाद करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहनवाज भी अलीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए। शहनवाज, एक प्रश्न तो यही उठता है, ये कितना सही है, और अगर ये सही है तो इसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से इसका पैसा निकाल के कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है? बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, जब से ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के लेकर लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में इस बात को लेकर भय है कि जिस तरीके से एफएसडीए की टीम लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है, तो जो उनके प्रोडक्ट है वो बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे, जिसके चलते काफी लोगों में इस बात पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, क्या आखिर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है क्या चीज, जिसके चलते काफी लोगों में इस बात को लेकर चर्चाओं का भी विषय बना हुआ है। उसी के चलते कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस बात को सोचकर भय में है कि आखिर इस बात को जब से लगातार एफएसडीए की टीम इन पर कार्रवाई कर रही है, उसके बाद जो लोगों पर मैसेज जाएगा वो किस प्रकार से जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पर कोई इस पर फर्क आने की संभावना बन सकती है।
और शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, ये मामला काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ ने इसकी कमान अपने हाथों में ले ली है। पुलिस क्या इसमें जांच पड़ताल कर रही है या पुलिस का जो कदम था वो वहीं तक था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी, तो पुलिस ने अभी इस मामले में दूरी बना ली है। और पुलिस, जहां तक की बात की जाए, तो केवल छापेमारी में जो है वो प्रशासन का सहयोग कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण की जांच, जब से इस पे आरोप लगा है कि ये पीएफआई और टीवी जैसे संगठन जो है उनको ये फंडिंग करने का काम जो है ये हलाल उत्पाद बनाने वाले लोगों और फैक्ट्री मालिक करते थे, तो तब से एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। तो इस पूरे मामले में जो है अब एसटीएफ के ही दायरे में इस पूरी गेंद को देखा जा सकता है। ठीक है। अब शहनवाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, एसटीएफ का कदम क्या हो सकता है पहले, और ये कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी शरद जी ने बताया, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिर्फ पुलिस उनकी मदद करने में लगी है। हालांकि अभी तक इस मामले में एसटीएफ की ओर से कोई कार्रवाई अलीगढ़ में देखने को नहीं मिली है। लगातार एडीएम सिटी के नेतृत्व में एसएसबी की टीम इस मामले में, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं छापेमारी हो रही है। छापेमारी कितने आगे तक जाती है, कार्रवाई क्या कुछ होती है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के रायबरेली जिले में सराफा व्यवसायी से सरे बाजार में असलहे के बल पर लूट हो गई। घटना की सूचना पर एसपी, एसएसपी, सीओ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे। बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बदमाश असला सटाकर आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सराफा व्यापारी दुकान बंद कर घर जा रहा था। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की है। और दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में अक्सर सड़क जाम और हादसों का कारण भी बनने वाला ई रिक्शा चालकों पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि रिंग रोड पर विशेष रूप से बोर्ड चलाकर चेताया गया है कि इस मार्ग पर ई रिक्शा का प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद इन मार्गों पर नियमों को ठेंगा दिखाते हुए ये रिक्शा चलाए जा रहे हैं। साथ ही अब सवाल ये है कि प्रशासन द्वारा इन रिक्शा चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जो प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर जिन क्षेत्रों में ई रिक्शा की प्रतिबंधित है वहां पे भी क्यों ई रिक्शा पहुंच रहा है, प्रशासन कहां सोई है? देखिए, बिल्कुल सूची बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली के तमाम उन सड़कों पर जो मेन रिंग रोड कहलाता है वहां पर धड़ल्ले से तमाम यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए जिस तरीके से ई रिक्शा चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर न केवल सड़क हादसों का कारण बनते हैं बल्कि ट्रैफिक जाम की भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। मैं इस वक्त एक रिंग रोड पर मौजूद हूँ और रिंग रोड आप देख सकते हैं, ये कंझावला रिंग रोड है जहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ई रिक्शा वाहन है यहाँ पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। ये देख सकते कैसे ई रिक्शा, और इसी रोड पर कई जगह पर विशेष तौर पर बोर्ड लगा करके प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि इस रोड पर ई रिक्शा का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन बावजूद इसके लगातार ये कहा जा सकता है कि नियमों को ठेंगा दिखाते हुए और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है प्रशासन इस ओर कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ, शायद इसी वजह से या तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर भी ये सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जी तो कब से नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है अजीत। बिल्कुल सुनिए, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार कई बार सड़क हादसे भी देखने को मिले हैं। कई बार इस तरह के जो आमतौर पर अक्सर जो जाम की जो समस्या है ई रिक्शा वाहनों की वजह से जाम भी अक्सर देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी जब विशेष रूप से प्रशासन की तरफ से बोर्ड लगा करके संदेश दिया गया है कि इन सड़कों पर ई रिक्शा वाहनों का वर्जित प्रवेश है, उसके बावजूद भी अगर ई रिक्शा चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नियत है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।